नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट यशवंत यादव आपका स्वागत करता हूं लाइट वाइज में। आज हम बात करेंगे, बात तो देखिए रोज वही हो रही है, आप लोग के मन के अंदर से डर समाप्त करने की। डरना छोड़ दीजिए मेरे सब्सक्राइबर, मेरे क्लाइंट, डर छोड़ दीजिए। अब तो काफी हद तक आप लोग सुधर गए हैं, माने डर से सुधर गए हैं। नहीं पहले आते थे बहुत डर जाते थे, काफी अच्छा रिलैक्स है। आप देखा जा रहा है कई लोग का, कई फीडबैक आ रहे हैं, मेरे पास भी बहुत सारी कॉल आ रही हैं, तो मुझे भी अच्छा लग रहा है कि अब आप लोग अपने राइट्स जानने लगे हैं। आपके अंदर का डर अब काफी बेहतर है। आप पहले है काफी बीमार थे, लेकिन अब काफी हद तक बेहतर है, कुछ ज्यादा ही हद तक अब बेहतर है। अब मुझे सुकून मिला। आज हमारे एक क्लाइंट थे, उन्होंने बताया, तो मुझे भी लग रहा है कि अब आपका डर समाप्त हो रहा है। आज हम बात करेंगे, यदि आपकी 2, 3, 4, 5, 6 अगर EMI डिफॉल्ट हो गया है, तो एजेंट यदि आपको परेशान कर रहा है, तो आपको क्या ऐसा करना है कि भविष्य में आपके घर आए तक ना, भविष्य में आपके घर तक ना आए, आपके मकान, दुकान, फैक्ट्री पे, कारखाने कहीं हिम्मत ही ना हो आए, और जिंदगी में ये फोन न करे। ऐसा करिए कि जिंदगी में फोन न करे। प्रोसेस क्या होता है आपको शुरू से बता दे। यदि आपकी पहली एक EMI डिफॉल्ट होती है, तो पहले शुरू इनका नाटक, ऑटो कॉल फोन आने लगते हैं, कंप्यूटराइज कॉल आते हैं ना। आप लोग तो गुजरे हैं इस दौर से, आप लोग इस दौर से गुजरे हैं, आप लोगों को पता होगा। पहले कंप्यूटराइज फोन आने शुरू होंगे, SMS आने शुरू होंगे, उसके बाद ऑटो रिमाइंडर आगे। क्या करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? साइकोलॉजिकल प्रेशर में लेना चाहते हैं, आपको मनोवैज्ञानिक दबाव में लेना चाहते हैं कि आप डरें। अरे आपको क्या मतलब है एक दिन में 10-10 फोन, 10-10 रिमाइंडर, ऑटो? क्या मतलब है? क्या करना चाहते हो? दिखाना चाहते हो आप मेंटली हरासमेंट करना चाहते हो, तो इनको मेंटली हरासमेंट हो यही मत। मेरी वीडियो देख रहे हैं आप, मेरे सब्सक्राइबर, मेरे क्लाइंट कभी डरेंगे? ऑटो रिमाइंडर कॉलर आने दो, इग्नोर करो, छोड़ो। तो ये तो पहला एक, जिसको कहते हैं, जैसे फर्स्ट EMI अगर बाउंस होती है, तो पहली कैटेगरी SMA 1, सब मेंशन अकाउंट 1 फर्स्ट में कर देंगे, सब मेंशन अकाउंट फर्स्ट में, तो इसमें तो कंप्यूटराइज कॉल वगैरह के। उसके बाद दूसरी EMI आने डिफॉल्ट होती है, तब शुरू इनका रिकवरी एजेंट जो होते हैं, ये आपको फोन करने लगेंगे, और फोन करेंगे कहीं, और करेंगे कहां? एक ही जगह बैठे रहेंगे, एक ही जगह, ज्यादातर तो दिल्ली में है, एक ही जगह बैठे रहेंगे। ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर है, कभी उनका कॉल आएगा 011 करके आएगा लैंडलाइन से, ऐसा लगेगा कि दिल्ली से आ रहा है। फिर 022 करके, 022 मुंबई का, 033 कलकत्ता का, ऐसे ऐसे करके वो एक ही जगह बैठे हैं, एक ही जगह पे है सब रिकवरी एजेंट। कोई दिल्ली का बना है, कोई कलकत्ता का है, कोई ऐसे बने दिखाने के लिए नंबर बस आते हैं। नंबर आपके पास आएंगे 011 लैंडलाइन नंबर, ये रिकवरी एजेंट। तब पहले तो एक दूसरे महीने की EMI बाउंस होती है, तो उसको डालते हैं SMA, स्पेशल मेंशन अकाउंट 2, स्पेशल मेंशन अकाउंट 2। तो स्पेशल मेंशन अकाउंट 2 में जब डालेंगे, तो उसमें ये क्या करेंगे, रिकवरी एजेंट जो होते हैं, जो कॉलिंग वाले होते हैं, कई वैरायटी भी इनकी बहुत सारी है ना, फोन करने वाले रिकवरी एजेंट अलग, SMA फर्स्ट में कॉल करने वाले अलग, सॉफ्ट कॉल होती है ना, तो कुछ लोग होते हैं अच्छी अच्छी बातें सर करके बात करते हैं। उसके बाद SMA 2 में दूसरी EMI बाउंस होने के बाद थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, उसके बाद वो थोड़ा टाइट बात करते हैं, थोड़ा सा रूडली आपसे बात करेंगे, तो आपको कभी कभी कहां से, कभी दिल्ली से, कलकत्ता से, ऐसे ऐसे जगह से फोन आएगा। एक ही जगह पे है भिखारी सब, एक ही जगह पे सब हैं, एक ही जगह पे सब बैठे हैं भिखारी सब, एक ही माने स्पीकर ऑन करके कहा, और बनते क्या है मैं देखा हूं SMA 2 के बाद। उसके बाद की प्रक्रिया क्या है, फिर अगर ये तीसरी EMI बाउंस हो जाती है, तो उसको कहते हैं NPA, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। बैंक की नजर में आपके अकाउंट से बैंक को लाभ नहीं हो रहा है, फायदा नहीं हो रहा है, उसको कहते हैं NPA,
एनपीए कहते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। आपके पैसे से बैंक को कोई लाभ नहीं हो रहा है तो एनपीए में डाल देते हैं। तो एनपीए में डालने के बाद ये क्रेडिट कार्ड और पर्सनल लोन पे कुछ ज्यादा ही रिकवरी एजेंट टाइट होते हैं, जल्दी आते हैं। क्यों? क्योंकि इनको सैलरी तो होती नहीं है, भिखारियों की सैलरी नहीं होती है। मैं बता दूं, भिखारी की सैलरी नहीं होती। तो ये रिकवरी एजेंट जो है ये आ जाते हैं, जैसे कुत्ते होते हैं, पहुंच जाते हैं टाइम टाइम पे भौंकते हुए। वही हाल है। अगर आपको कुत्ते देख के भौंक रहे हैं, आप तुरंत खड़े हो जाइए, टाइट दौड़ के भागिए नहीं, भागेंगे तो दौड़ाएंगे, ये खड़े हो जाइए। डट, भिखारी कहीं का। फर्जी हो, आई कार्ड नहीं है। अगर भिखारी आए आपके पास, अगर ऐसे भिखारी आते हैं, आई कार्ड, होम विजिट लेटर, डीआरए का लाइसेंस, ऑथराइजेशन लेटर, 4 चीज मांगिए तब बात करिए। इनके पास ना डीआरए का लाइसेंस होता है ना आई कार्ड होता है। बैंक से आप कंप्लेन करते हैं इनकी आरबीआई में, तो आरबीआई कहते हैं नहीं, इस नाम का भिखारी, इस नाम का रिकवरी एजेंट तो हमारा है ही नहीं, ये हमारा रिकवरी एजेंट ही नहीं है। साफ मना कर देते हैं। अगर किसी आप कहीं कंप्लेन कर देते हैं, साइबर क्राइम में कर देते हैं, तो ये साफ बता देंगे ये भिखारी हमारा है, ये जो भिखारी आपको फोन कर रहा था ये हमारा भिखारी नहीं है, इसको मैं नहीं जानता, इसको मेरी कोई आईडी नहीं दी गई है, ये हमारा कोई इंप्लाई नहीं है। तो जब ये इंप्लाई नहीं है तो ये आते हैं तो क्या भीख मांगने ही तो आ रहा है? बिना डीआरए का लाइसेंस, बिना आई कार्ड, बिना होम विजिट लेटर के आपको बात नहीं करना। कमीशन पे तो है, 15 से 35% तक कमीशन मिलता है। उसी कमीशन के भरोसे आ जाते हैं कि भाई चलिए मेरी कुछ मिल जाए। तो आपको गलत तरीका गलत है। जो डीआरए का लाइसेंस ले रखा है उसको बात करने का तमीज है, उसको मालूम है कैसे बात किया जाता है। और भिखारी गाली गलौज तक कर रहे हैं। इनको तो इनकी भाषा में ही समझाइए, कोई अधिकार नहीं है। किसी भिखारी, किसी रिकवरी एजेंट को कोई अधिकार नहीं है कि आपके सामाजिक प्रतिष्ठा का हनन करे, आपके मान सम्मान को ठेस पहुंचाए, आपके गली में आके ऊंची आवाज में बात करे। ऐसा कोई राइट्स नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। लेकिन ये करते हैं तो इनको इनकी भाषा में जवाब दीजिए। अगर जानिए कि ये रिकवरी एजेंट डीआरए का लाइसेंस नहीं है, आई कार्ड नहीं है, तो आई कार्ड नहीं है तो नहीं है, निकल। आई कार्ड नहीं, कैसे बात करो, निकलो। चोर हो, कौन हो तुम, कौन हो, तुरंत बात करिए। तुम हो कौन? तुम्हारे पास आई कार्ड नहीं है, डीआरए का लाइसेंस नहीं है, होम विजिट लेटर नहीं है, तुम हो कौन? कोई बात नहीं करना आपको, तुरंत धक्के मार के निकले बाहर ऐसे फर्जियों को। गलत तरीका है, गलत तरीका है। बिना डीआरए के लाइसेंस के, बिना आईडी कार्ड के आप कैसे आ गए? आईडी कार्ड नहीं हो तो बात तक का नहीं करना है। आप हमारे सब्सक्राइबर, और ये ऐसे डराते हैं, ऐसे फोन पे डराते हैं कि आदमी तो आत्महत्या कर ले। और कितने लोग ने तो सुसाइड तक कर लिया इनके कारण। लोन की ईएमआई डिफॉल्ट होना क्राइम नहीं है, अपराध नहीं था, न है न रहेगा। लोन की ईएमआई डिफॉल्ट होना अपराध नहीं था ना, लेकिन ये अपराधी बना दिए, ऐसे डरा डरा के अपराधी बना दिए। ऐसा लग रहा है वो अपराध करके कुछ लोगों ने तो सुसाइड तक कर लिया, आत्महत्या कर लिया। इतना टॉर्चर कर रहे हैं, तो टॉर्चर कर रहे हैं। अगर मेरी वीडियो देख लिए तो आप टॉर्चर होंगे, हमारे क्लाइंट टॉर्चर होंगे, हमारे सब्सक्राइबर टॉर्चर होंगे। अगर मन में ऐसा ख्याल भी आ रहा है ना तो छोड़ दीजिए ख्याल। जब मैं कह रहा हूं ना, आपके ऊपर कोई एफआईआर नहीं होगी। ईएमआई का डिफॉल्ट होने पे एफआईआर नहीं होती है, किसी थाने चौकी में एफआईआर नहीं होती। कोई पुलिस नहीं आ सकता आपके घर पे, मकान पे, दुकान पे, कभी भी आपको नहीं आ सकता ईएमआई के लिए। और करते क्या है, तरीका क्या है, आप लोग 4-5 ईएमआई बाउंस हो गए तो एक ही जगह पे भिखारी, एक ही जगह पे एजेंट बैठे रहेंगे, कई बैठे रहेंगे। कोई क्या रहेगा, बन जाएगा, मैं एडवोकेट बन जाता हूं और तुम इंस्पेक्टर बन जाओ, मैं क्राइम ब्रांच का, ऐसे फोन करेंगे। और रहेगा ट्रू कॉलर पे भी देखेंगे तो नाम आएगा इनका, क्राइम ब्रांच इंस्पेक्टर, यसो। तो ऐसे रहते। तो ट्रू कॉलर पे आपने नया सिम लिया, किसी को अदर मोबाइल पे मिस कॉल किया दूसरे रिकवरी एजेंट को, तो उस पे, और उसने सेव कर लिया।
क्राइम ब्रांच इंस्पेक्टर, दूसरा भिखारी दूसरे नंबर पे सेट कर लिया हाई कोर्ट एडवोकेट। तो ऐसे एडवोकेट और इंस्पेक्टर, क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर 30,000 कोर्ट के सेट किए रहते हैं। फिर क्या करेंगे, एक ही टेबल पे रहेंगे, सब एक ही टेबल पे रहेंगे, स्पीकर बात करेंगे, मैं थाने से बोल रहा हूं, क्राइम ब्रांच से बोल रहा हूं, ये वकील साहब हैं, इन्होंने आपके नाम पे एफआईआर दर्ज करा रही है और एफआईआर दर्ज करा रहे हैं, आपकी फाइल आ गई हमारे पास, आप इन एडवोकेट साहब से बात करके अपने फाइल को रुकवा सकते हो तो रुकवा लो, नहीं तो तुम्हारे नाम पे एफआईआर दर्ज हो जाएगा। अरे एफआईआर दर्ज हो जाएगा, ईएमआई का डिफॉल्ट होना एफआईआर दर्ज होती है। जो मेरी वीडियो देखे हैं वो तो डरेंगे नहीं, क्योंकि आपको मालूम है ईएमआई का डिफॉल्ट होने पे एफआईआर दर्ज हो नहीं सकती। तुरंत उस भिखारी, अगर कोई ऐसा भिखारी फोन करता है, रिकवरी एजेंट फोन करता है, कुत्ता फोन करता है, सीधे शब्दों में बोलिए कौन से थाने के हो भिखारी, डायरेक्ट बोलिए भिखारी। अगर आपको कोई वकील बन के फाइल नंबर देता है, ये फाइल नंबर है, एडवोकेट साहब से बात करो, तो दूसरा बैठा रहेगा, वही एजेंट बैठा रहेगा बगल में, उसके पास कॉल आएगी तो वकील बन जाएगा। मैं बोल रहा हूं एडवोकेट हाई कोर्ट, एडवोकेट का काम यही रह गया है, एडवोकेट का काम यही रह गया है कि आपके लोन की ईएमआई के लिए आपको फोन करके डराए। एडवोकेट का काम नोटिस भेज सकता है, आपको फोन करके डरा नहीं सकता। किसी भी एडवोकेट को कोई राइट्स नहीं है, कितना भी बड़ा एडवोकेट हो या कितना भी तहसील स्तर का भी एडवोकेट हो, उसको भी अपने राइट्स अधिकार मालूम होते हैं कि कोई भी एडवोकेट किसी को फोन करके डरा नहीं सकता। यह फर्जी है, यह एडवोकेट है ही नहीं, एडवोकेट तो है ही नहीं। और बन जाते हैं हाई कोर्ट के वकील, हाई कोर्ट के वकील बनते हैं, यही काम रह गया हाई कोर्ट के वकील को, तुम जैसे रिकवरी एजेंटों का सबका रिकवरी करना फोन पे। तो आप जान लीजिए किसी भी फोन, पुलिस का फोन आता है, अगर ये कहता है मैं रिकवरी करने के लिए आपकी ईएमआई नहीं दे रहे हैं, फोन एफआईआर दर्ज हो रही है, तो जान जाइए जान जाइए सर ने जो बताया है वही है, वही कुत्ते हैं। अगर कोई वकील बन के आपको फोन करके डराता है कि आपकी ईएमआई नहीं दे रहे, मैं आपके नाम पे एफआईआर कर, समझ जाइए तुरंत ईएमआई के लिए अगर फोन करता है कोई वकील, समझ जाइए कि वही सर ने जो बताया वही है, भौंक रहा है, तो उसको उसकी भाषा में ही जवाब दीजिए, डरिए नहीं। नोट कर लीजिए, ईएमआई का डिफॉल्ट होने पे फोन आकर के कोई पुलिस बन के आपको डराता है तो समझ जाइए वही भिखारी है, कुत्ते हैं। कोई वकील आपको फोन करके डराता है कि आपके नाम पे एफआईआर हो रहा है, 420 का केस कर रहा है, 406 का केस कर रहे हैं, आपने लोन की ईएमआई नहीं दी है, समझ जाइए कि वही है। डरे घबराए नहीं, अपने अधिकार को जाने। कोर्ट का नोटिस आता है तो हाँ, कोर्ट का नोटिस आएगा तो आपको मालूम होना चाहिए कोर्ट का नोटिस, जेन्युइन नोटिस कैसा होता है। अब तो कहीं कहीं तो देखा गया है कि जेन्युइन फर्ज इतना नाम एडिट करके भेज दे रहे हैं, उसमें भारत सरकार की मुहर भी लगी हुई है। तो जेन्युइन नोटिस होती है तो उसमें सत्यमेव जयते रहता है, मजिस्ट्रेट की मुहर होती है, मजिस्ट्रेट का सिग्नेचर होता है, और सबसे बड़ी बात है वो रजिस्टर्ड होता है कोर्ट पे। तो कोई दिक्कत हो, समस्या हो, परेशानी हो, मैं हूं आपके राइट्स को आपके बचाने के लिए। कभी कोई दिक्कत हो, समस्या, परेशानी, हमारा नंबर है, हमारा डायरेक्ट फोन नंबर है। कभी मन में गलत विचार आए तो एक बार याद करिए, आपका विचार बदल जाएगा। डरे घबराए नहीं, अपने अधिकार को जाने। कोर्ट की नोटिस आती है तो कोर्ट की अवमानना आपको नहीं करना है, कोर्ट की अवमानना आपको नहीं करना है। कभी भी कोर्ट की नोटिस आती है तो कोर्ट की अवमानना आपको नहीं करना है। और 138 चेक बाउंस का केस होता है, सेम डे बेल। पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट सेक्शन 25 में केस होता है, सेम डे बेल। या फिर उसके बाद रिकॉल नोटिस, डिमांड नोटिस, आर्बिट्रेशन की नोटिस। यदि रिकॉल नोटिस आती है, डिमांड नोटिस आती है, आर्बिट्रेशन की नोटिस आती है, तो आर्बिट्रेशन की नोटिस की प्रक्रिया अदर स्टेट में कर रहे हैं तो वहां पे ऑब्जेक्शन लेटर मैं बना के दे दूंगा, आपको भेज दूंगा, ऑब्जेक्शन ले लीजिए। सरफेसी एक्ट 13(2) का नोटिस आए, 13(4) का नोटिस आए, या किसी प्रकार का नोटिस आए, आप तुरंत हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा ये व्हाट्सएप, हमारा ये फोन नंबर है,
आप हमें व्हाट्सएप पे भेज दीजिए, मैं उस पर क्या बेस्ट रहेगा। और मेरी एक छोटी सी फीस होती है, नॉमिनल सी, पे करके आप क्लाइंट आईडी भर के कंटिन्यू क्या दिक्कत है, क्या समस्या है, परेशानी है, आपको मैं गाइड करते रहूंगा। और डर समाप्त, रिकवरी एजेंटों से डर समाप्त करिए। बहुत दिन हो गया, इतनी दिन से वीडियो देख रहे हैं, अब तो डर समाप्त करिए। अपने राइट्स को जानिए, अपने अधिकार को जानिए। कहीं दिक्कत समस्या परेशानी हो तो मैं हूं। पेमेंट एंड सेटलमेंट या चेक बाउंस का केस हो जाता है तो मैं आपको एडवोकेट प्रोवाइड करा दूंगा। तो मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।